नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आज हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 2 यानी कि पाठ 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पतंग। और इसके कवि हैं आलोक धनवाजी। और ये जो हमारा चैप्टर है, ये एक कविता है। जिस तरह से हमने अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर पढ़ा था, वो भी हमारी एक कविता है और उसका नाम है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसके कवि और गीतकार थे हरिवंश राय बच्चन जी। तो हमने अपनी कविता को बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया था, अच्छे से उसके भावार्थ को समझा, उसकी सप्रसंग व्याख्या की और साथ ही उसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पर डिस्कस किया और पाठ्य पुस्तिका से संबंधित प्रश्नों को भी हल किया। और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रीवियस चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी मैंने आप लोगों को जो होमवर्क में काफी सारे प्रश्न यानी कि जो अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न है, वो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे और कहा था कि चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है, यानी कि आपको लगता है कि आपको ये चीज इसमें समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप उस चैप्टर को अपनी नोटबुक में लिखें। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कहीं पर भी, क्योंकि वो चैप्टर भी हमारा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी हो उस चैप्टर में तो उससे रिलेटेड डाउट्स जो है अपने जरूर रखें। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो भी हमारी एक कविता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका नाम है पतंग और कवि है आलोक धनवाजी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी कविता को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आलोक धनवा जी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आलोक धनवा जी का जन्म 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था। 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं, पहली कविता जनता का आदमी, ये इनकी पहली कविता थी, जिसका नाम है जनता का आदमी, जो इन्होंने 1972 में प्रकाशित हुई। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि इन्हें मिली। दुनिया रोज बनती है, ये एकमात्र इनका संग्रह है। प्रमुख सम्मान, इनको कुछ बहुत सम्मानों से भी नवाजा गया। तो राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। तो इस तरह से कुछ सम्मान भी इन्हें दिए गए। यहाँ पर बाकी चीजें इनके बारे में आपकी पाठ्य पुस्तिका में भी काफी अच्छे से दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है, काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगमंच तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि विख्याता के रूप में भागीदारी भी की है। तो आप जो बाकी का इनका जीवन परिचय है वो आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मेन जो चीजें थी, जैसे आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ें, जिस भी चैप्टर को आप समझे तो उससे रिलेटेड जो उनके कवि हैं, या अगर आप किसी गद्यखंड से संबंधित पाठ को पढ़ रहे हैं तो लेखक का नाम आप जरूर याद करें। ठीक है, तो इसीलिए जो मेन चीजें हैं वो हमने यहाँ पर दे दी, और बाकी का जो पूरा भाग है इनके विषय में, बाकी चीजें जो है भाषा शैली हो गया या और भी जो चीजें हैं वो आप पाठ्य पुस्तिका में जो दिया गया है उसमें से आप पढ़ें। तो देखिए यहाँ पर जो है जो कविता जो हमारी है उसका प्रतिपाद्य विषय यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपकी जो पतंग कविता है, ये आलोक धनवा जी का एकमात्र संग्रह है। यानी कि पतंग कविता जो है ये एकमात्र संग्रह इनका जो है उसमें से ये लिया गया है, उसका एक हिस्सा है। ये कविता काफी लंबी है, यानी कि बहुत ही लंबी कविता ये है, और उसका केवल एक पार्ट यहाँ पर शामिल किया गया है, एक भाग केवल यहाँ पर दिया गया है। तो पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, यानी कि जो बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, आशाएं जो होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो बाल सुलभ इच्छाएं होती हैं, उमंगें होती हैं, उनका सुंदर चित्रण यहाँ पर पतंग के माध्यम से किया गया है। और साथ ही
जो बाल क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं और जिस तरह से प्रकृति में परिवर्तन आते हैं, उसको यहाँ पर अभिव्यक्त करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर बिंबों का प्रयोग उन्होंने किया है। और देखिए, पतंग की जो उमंगों का रंग है, जो पतंग का रंग होता है, आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा रंग बिरंगा होता है। तो इसी तरह से जो बच्चों के सपने होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रंग बिरंगे होते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगे ऊंचाइयों की वे हदें हैं जो बाल मन जिन्हें छूना चाहता है। यानी कि बच्चे भी बिल्कुल आसमान में इसी तरह से खुलकर उन पतंगों के साथ उड़ना चाहते हैं और वो उसके पार जाना चाहते हैं, यानी कि वो देखना चाहते हैं कि आखिर जो है कितना अच्छा लगता होगा इस पतंग को इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर। तो उनकी जो बाल कल्पनाएं हैं उसमें वो भी उतना ऊंचा पतंग के साथ उड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है और जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भय तो है ही, दूसरी तरफ भय पर विजय प्राप्त करते हुए बच्चे भी हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो डर होता है वो माता पिता को होता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो। लेकिन बच्चों को उससे फर्क नहीं पड़ता, बच्चों को वही चीजें अच्छी लगती हैं। और खास तौर पर जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं छत पर, तो बहुत ज्यादा एक तरह से माता पिता जो है डरे हुए होते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कई सारे इंसिडेंट हो जाते हैं कि बच्चा जो है, जो बिना मुंडेर वाली छत होती है, बिना रेलिंग वाली छत होती है, कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं। तो लेकिन बच्चों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जितने ज्यादा छोटे बच्चे होंगे ना, कि वो अगर गिरते भी हैं तो वो रोते नहीं है, क्योंकि उनको एक तरह से भगवान का ही उनको आशीर्वाद होता है कि वो उनको उस टाइम पे चोट नहीं लगती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी, थोड़ा सा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी वो बहुत, जैसे हम बार बार उन्हें टोकते हैं कि नहीं यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इस चीज को जान नहीं पाते, वो उन्होंने उनका इस भय पर उनकी विजय प्राप्त हो चुकी होती है, क्योंकि वो बार बार गिरते हैं और बार बार फिर वो उठकर फिर से खेलने लग जाते हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि पृथ्वी का हर एक कोना जो है उनको बचाने के लिए उनके पास आ जाता है और वे हर बार अपनी नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर से भादो, यानी कि भादो के महीने को अंधेरे का महीना कहा जाता है, क्योंकि पूरे आसमान में जो है बादल छाए हुए होते हैं और वर्षा ऋतु का समय होता है। तो ये पतंग उड़ाने का समय तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि पतंग जो है कैसे उड़ेगी आसमान में, बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, मौसम में नमी है, ठीक है। तो ये अंधेरे के बाद जो शरद का उजाला आता है, शरद ऋतु में आपने देखा होगा कि सब इंतजार करते हैं कि कब धूप निकलेगी, मौसम बहुत ही सुहावना होता है, नीला आसमान और तेज चटक धूप, और सारे लोग जो है धूप में बैठकर उसका आनंद लेते हैं और उसमें बच्चे जो है खुली छत पर जो है पतंग उड़ाते हैं। तो शरद जो है प्रतीक्षा कर रहा है, क्या उसके भी क्या भी उसके साथ है। तो यहाँ पर आगे देखिए, हम इसको पढ़ते हैं कविता को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो प्रतिपाद्य विषय में हमने काफी सारी चीजें जान ली कि क्या कुछ है इस कविता के अंदर। तो अब आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर समझने में। देखिए शुरुआत, सबसे तेज बौछारें गई, सवेरा हुआ, खर सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें गई, जो सावन भादो का महीना होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल इसी तरह की बारिश होती है सावन भादो में। कभी वर्षा ऋतु, कभी सर्दियों में इस तरह की बारिश नहीं होती, लेकिन जो वर्षा ऋतु की बारिश होती है ना, वो बहुत तेज होती है, बिल्कुल बौछार के तौर पर होती है और चारों तरफ जो है पानी ही पानी हो जाता है। तो सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। कैसा सवेरा? खरगोश की
लाल आंखों जैसा सवेरा। जो सुंदर सा सफेद खरगोश होता है, आपने देखा होगा कि उसकी प्यारी सी आंखें होती है, बिल्कुल लाल लाल सी। तो ये कैसा सवेरा हुआ है? बिल्कुल इस तरह का। चित्र में देख रहे हैं आप कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, बिल्कुल खरगोश की लाल आंखों जैसा सवेरा। देख सकते हैं बिल्कुल आप, सुंदर सा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये भोर का समय है, ये उषा काल का समय है, जब पूर्ण रूप से सूर्योदय नहीं हुआ है। और जो है इस तरह से सूरज की जो किरणें हैं वो निकल रही हैं, और उसकी लालिमा से पूरा आकाश जो है भरा हुआ है। ठीक है, तो इतनी सुंदर पंक्तियों से शुरुआत हुई है हमारी एक सुंदर सी कविता की। आगे बढ़ेंगे। शरद आया पुलों को पार करता हुआ, शरद आया पुलों को पार करता हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद आया पुलों को पार करता हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, पतंग उड़ाने वाले बच्चों का झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो ये शरद जो है, वर्षा ऋतु के बाद, भादों के अंधेरे के बाद शरद का उजाला जो है वो आ गया है। और ऐसा लग रहा है कि वो पुलों को पार करता हुआ, यानी कि जैसे शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी पानी हो जाता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि सारे पुलों को पार करता हुआ वो अपनी नई चमकीली साइकिल में तेज चलाता हुआ, यानी कि तेजी से आ रहा है, और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और जो है अपने आने का एहसास वो करा रहा है। थोड़ा थोड़ा ठंड लगनी शुरू हो रही है, सुबह शाम ठंडा शुरू हो गया है, अब धूप में बैठना थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। तो अब वो ये क्या कर रहा है, घंटी बजा रहा है, जोर जोर से घंटी बजा रहा है, चमकीले इशारे कर रहा है उन बच्चों को जो पतंग उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं, जो पतंग उड़ाने के लिए तैयार जो बच्चों का झुंड बैठा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शरद ऋतु में ही पतंग उड़ाने वाले हमारे दो बहुत ही बेस्ट जो फेस्टिवल होते हैं, मकर संक्रांति और वसंत पंचमी का त्योहार आता है। जब बच्चों को पतंग उड़ाना एक तरह से बहुत अच्छा लगता है, मकर संक्रांति को तो पतंग उड़ाने का ही त्योहार बच्चों के लिए कहा गया है कि बच्चे उस दिन पतंग उड़ाते हैं। और जो आपका वसंत पंचमी होती है वहां पर भी। तो ये पूरी जो शरद है वो एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है। कि ना तो देखिए, जो अगर हम अंदर भी रहे तो भी कपड़े पहन के अच्छे से कंबल ओढ़ के आराम से बैठ सकते हैं, अगर हम बाहर रहते हैं तो अच्छी खासी धूप जो है सेक सकते हैं, मौसम बहुत ही सुहावना होता है। तो बहुत ही अच्छा सा ये समय है, और ऐसा लग रहा है कि ये सब जो बच्चों का झुंड है उनको इशारे कर रहा है, उनको बुला रहा है कि आ जाओ, अब समय हो गया है तुम्हारे पतंग उड़ाने का। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके। क्यों? क्यों ये मौसम इतना सुहावना है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सर्दियों सर्दियों सीटियों की किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्ति है। और आप देखेंगे कि पतंग, जब पतंग उड़ाते वक्त जो एक एहसास होता है, जो एक मन होता है, वो भी पतंग के साथ उड़ रहा होता है। बिल्कुल उसमें हम खो जाते हैं, उसमें हम डूब जाते हैं। और आपने देखा होगा कि आपने पतंग बनाई भी होगी, कितना ज्यादा हल्का वो पेपर होता है, कितना ज्यादा पतला वो पेपर होता है। और जितना ज्यादा पतला पेपर होगा, पतंग उतनी ही अच्छी उसमें उड़ेगी।
और आपने देखा होगा कि जिससे बनाया जाता है। पतंग का चित्र देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से जो कटिंग होती है पेपर की, पहले वो की जाती है और उसके बाद फिर उसमें बांस की 2 कमानियां लगाई जाती हैं। कैसे? एक तो लगाई जाती है बिल्कुल इस तरह से बीचों बीच, और फिर एक लगाई जाती है इस तरह से बीचों बीच। तो 2 कमानियां लगाई जाती हैं और फिर उनको इस तरह से रस्सी से जोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर रस्सी से इस तरह से उनको जोड़ा जाता है। तो आप तो क्लास 12th के बच्चे हैं, पतंग उड़ाने के मजे आप पूरे ले चुके हैं, और मुझे लगता है कि सबका फेवरेट होता है बच्चों का पतंग उड़ाना, ठीक है ना। सबसे पसंदीदा काम होता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे। और आपने देखा होगा कि बाजार में आजकल जब आप जाएंगे मकर संक्रांति पे पतंग की शॉपिंग करने के लिए, तो आपको बाजार में बहुत बड़े बड़े साइज की पतंगे भी मिलेंगी। बहुत अलग अलग तरह की रंग बिरंगी सुंदर आकृतियों वाली पतंगे आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं जैसे कि चित्र में यहाँ पर भी दिखाया गया है, कितनी कलरफुल और कितनी बच्चों को एक तरह से ये सारी चीजें क्यों इतनी बनाई जाती है तरह तरह की, ताकि बच्चे, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए होता है, बच्चे ही इससे अट्रैक्टिव होते हैं, तो ताकि बच्चे और ज्यादा आकर्षित होकर चीजों को खरीदे और बच्चे उसको उड़ाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तरह तरह के अलग अलग तरह के शेप्स में जो पतंगे हैं वो आजकल मार्केट में आती हैं, अलग अलग कलर्स में आती है, अलग अलग डिजाइन में आती है, अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइजेस में आती है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी पतंगे भी होती है, बहुत छोटी छोटी पतंगे भी होती है। तो यहाँ पर ये मौसम सुहावना इसीलिए है ताकि दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे रंगीन, आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स एक साथ, बहुत ज्यादा, तभी बच्चों को ये क्या करती है, एक तरह से लुभाती है, ललचाती है। देख सकते हैं आप कितनी, जब ये आसमान में उड़ती है ना बहुत सारी पतंगे, तो जब आप आसमान की तरफ मुख करके देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ढेर सारी तितलियां जो है, रंग बिरंगी तितलियां जो है आसमान में उड़ रही है। तो ये मौसम सुहावना इसीलिए बनाया गया है कि दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, जो बांस की पतली कमानियां होती हैं वो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो ये मौसम सुंदर बनाने का इसीलिए भी यहाँ पर ज्यादा मेन फोकस है कि ताकि शुरू हो सके सीटियों और किलकारियों की। आपने देखा होगा बसंत पंचमी का जो दिन होता है या आपका मकर संक्रांति का जो दिन होता है, बाकी दिन तो बच्चों को पतंग उड़ाना पसंद होता ही होता है, ठीक है ना। वो आपस में पतंग जब उड़ाते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरी छत पे कौन बच्चा उड़ा रहा है, उधर कौन उड़ा रहा है, इधर कौन उड़ा रहा है, और फिर आपस में पेंच लड़ाई जाती है, और वो पेंच लड़ा के फिर एक दूसरे की पतंग काटने के लिए सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो इसी बीच जब उनकी पतंग जो है वो जब पेंच लड़ा रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, सीटियां मार रहे होते हैं, किलकारियां मार रहे होते हैं कि कट गई कट गई कट गई, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि उत्साहित होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उनके मन भी उन सुंदर पतंगों के साथ आसमान में उड़ रहे होते हैं कि शुरू हो सके तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो ये सुंदर जो मौसम है ये इसीलिए है कि ताकि शुरू हो सके ये रंग बिरंगी तितलियों के समान जो है पतंगों की सुंदर दुनिया। तो चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। किसके लिए कहा है? बच्चों के लिए। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यानी कि रुई। कपास जो होता है, कपास ये देखिए रुई का ये पौधा है, इस तरह से रुई लगती है, ये फूल होता है, पहले इस तरह से बंद रहता है और धीरे 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 जब ये पक जाता है तो ये इस तरह से खुलता है। और आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर रुई की फाहें इस पे लगी हुई है, कितनी प्यारी सी कॉटन की फाहें इस पे लगी हुई है, और ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और ये कितना हल्का होता है, कितना बिल्कुल जब तेज आंधी आती है तो ये इस तरह से उड़ता है, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर कहा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास।
जैसे मैंने आप लोगों को कहा ना कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो जहां तहां लुढ़क जाते हैं, जहां तहां गिर जाते हैं, और एक अगर देखा जाए तो उन पर कृपा इतनी होती है भगवान जी की कि उनको छोटी मोटी चोटें तो उनको लगती ही नहीं। कई बार वो थोड़ा सा रो देते हैं लेकिन उनको चोट नहीं लगती, क्योंकि उनको एक तरह से भगवान ने इस तरह से उन्हें बनाया होता है, इस तरह से भगवान ने उनकी एक तरह से एक उनको आशीर्वाद के रूप में दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि एकदम से कोई भी बच्चा चलना नहीं सीखता, एकदम से कोई बच्चा दौड़ना नहीं सीखता। ये सारी प्रोसेस जो है धीरे 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 होती है। सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल लेटा रहता है हमेशा, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है वो लटना पलटना सीखता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है वो अपने पेट के बल चलना सीखता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर पैर उठाकर चलना सीखता है। तो इस तरह से ये काफी स्लो प्रोसेस है कि लगभग 1-1.5 साल में बच्चा जो है प्रॉपर चलना सीखता है, और उसके बाद भी उसको बिल्कुल तरीका नहीं होता चलने का। कई बार वो दौड़ रहा होता है तो वो दौड़ते दौड़ते गिर जाता है। तो मतलब 2-3 साल तक तो ये प्रोसेस चलता रहता है कि बच्चा चलना सीखता है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है। तो जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चों की बात की है कि शुरू से उनको एक आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वो उनको ये पृथ्वी जो है इस तरह से बचा लेती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जो उनके बेचैन पैर होते हैं, जो हमेशा चुलबुल 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 करके चलते रहते हैं। यानी कि बिल्कुल उनको आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे बिल्कुल भी, हाँ मोबाइल अगर उनके हाथ में हो आज के टाइम में तो बच्चा एक बार के लिए बैठ जाता है, लेकिन छोटे बच्चों को आपने कभी भी ऐसे सीधे साधे आराम से बैठे हुए नहीं देखा होगा। वो कभी इधर जाएंगे ये गिरा देंगे, कभी वो उठा लेंगे, कभी उधर चले जाएंगे, कभी ये उठा के मुंह में डालेंगे, कभी वो करेंगे, कभी वो करेंगे। यानी कि पूरे आंगन में पूरे घर में वो चलते रहते हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि पृथ्वी आ रही है उनके चारों तरफ घूमती हुई, उनके बेचैन पैरों के पास। यानी कि जो उनके पैर जो है जो ये रुकते नहीं हैं, जब ये पैर जो है उनके थमते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है कि हर जगह पृथ्वी उनको पकड़ने के लिए, उनको बचाने के लिए आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, देखिए ये तो कह सकते हैं कि 10 साल तक के बच्चे के लिए, क्योंकि जो 10 साल तक का बच्चा होता है वो भी, उसको भी इतना जो है जब वो खेल रहा होता है खास तौर पर, तो उसको नहीं पता चलता उसके सामने क्या है, ठीक है ना, वो बिल्कुल बेसुध होकर खेलते हैं, क्योंकि यही टाइम होता है इन सब चीजों का। तो जब वो दौड़ते हैं बेसुध, चाहे वो छत पर दौड़ रहे हैं, चाहे वो आंगन में दौड़ रहे हैं, चाहे वो सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार जो है इस तरह से कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, जब वो दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह, जब वो दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो किस तरह से दौड़ते हैं वो, ऐसा लगता है कि जब वो दौड़ रहे हैं तो ये पृथ्वी जो है अपने आप नरम पड़ती जा रही है, उनको फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं उनको सुध भी नहीं होती कि उन्होंने पैरों में चप्पल पहनी हुई है कि नहीं पहनी हुई है, इतने ज्यादा वो अपने खेल कूद में खोए हुए होते हैं। तो वो किसी भी जगह बिना चप्पल के बिना जूते के वो दौड़ने लगते हैं, और उनको हमें जूते चप्पल पहनाने पड़ते हैं, वरना उनको बिल्कुल भी नहीं होता कि वो चप्पल पहने जूते पहने। देखिए ये इसीलिए शुरुआत से ही ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, छतों को नरम बनाते हुए और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। यानी कि जिस तरफ भी बच्चे जाते हैं, जिस तरफ भी बच्चों का झुंड जाता है, अगर वो छत पर दौड़ रहे हैं तो नीचे पता चल जाएगा कि हाँ छत पर बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि पूरी छत जो है बिल्कुल दौड़ भाग में आवाज कर रही होती है, धमधमाट कर रही होती है, बिल्कुल आवाज आ रही होती है जैसे मृदंग बज रहा हो। जब वो सड़क पर दौड़ रहे होते हैं तो चारों तरफ उनके हंसी
खिलखिलाने की, हंसी ठिठोली की आवाज जो है आ रही होती है। तो इस तरह से ऐसा लगता है जब बच्चे खेल रहे होते हैं कि जैसे दिशाएं मृदंग की तरह बज रही हैं, यानी कि सारे जो साउंड्स है उनके हंसने के, उनके खिलखिलाने के, उनके दौड़ने के, उनके चलने के, वो सारे जो स्वर हैं वो एक साथ आ रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि दिशाएं जो है मृदंग की तरह बज रही है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, छतों के खतरनाक किनारों कि बच्चे जो होते हैं जब पतंग उड़ा रहे होते हैं तो इस तरह से उनके हाथ में पतंग होती है और वो इस तरह से खींचते हुए बिल्कुल पीछे आ जाते हैं और कई बार वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम पे उन्हें गिरने से बचाता है, उस टाइम पे उन्हें गिरने से कौन बचाता है, यानी कि जब वो इस तरह से पतंग उड़ाते उड़ाते बिल्कुल पीछे आ जाते हैं तो उन्हें कौन बचाता है उस टाइम पे गिरने से, उन्हें उन्हीं का रोमांचित शरीर बचाता है। यानी कि जब वो एक्साइटेड होकर बिल्कुल पतंग उड़ाते उड़ाते पीछे आते हैं तो फिर उत्साहित होकर वो फिर आगे चले जाते हैं, यानी कि ये रोमांचित शरीर ही उनको बचाता है क्योंकि वो वहां से गिर नहीं पाते हैं, उनका ध्यान जो होता है वो पूरा का पूरा अपनी पतंग पर होता है और वो उसी के आधार पर उसको एक तरह से ढील दे रहे होते हैं या कस रहे होते हैं। तो इस तरह से वही जो रोमांचित, क्योंकि उनका पूरा मन अभी जो है उस पतंग के साथ उड़ रहा है और इस तरह से पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, कौन थामता है उन्हें, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती है उन्हें महज एक धागे के सहारे, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां थाम लेती है उन्हें महज एक धागे के सहारे, केवल एक धागे से ये जो पतंगों की ये जो ऊंचाइयां हैं, पतंग की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि वो आगे पीछे जो है होते रहते हैं, कभी इस साइड जाते हैं, कभी उस साइड जाते हैं, कभी ढील देते हैं, कभी तेजी से खींचने लगते हैं, ठीक है। तो यही जो रोमांच है, यही जो उत्साह है उन्हें बचा लेता है किसी भी तरह की अनहोनी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में कि एक दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चे जो है, और इस तरह की चीजें रियल में होती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चों की पतंग कट जाती है और एक पतंग को लूटने के लिए 10 बच्चे उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और कई बार जो है एक तरह से खतरनाक जगहों पर भी बच्चे पतंग के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कविता जो है हमारी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है और काफी चीजें हमें यहाँ पर पता चल रही है। पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, पतंगों के साथ। अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी पतंगे हैं, ये देखिए कितने अलग अलग तरह की पतंगे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बिल्कुल बच्चों को लुभाने के लिए, बच्चों को एक्साइटेड करने के लिए, उत्साहित करने के लिए देखिए कितनी सुंदर सुंदर तरह की पतंगे यहाँ पर हैं। तो पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, रंध्रों के सहारे यानी कि जो उनका रोम रोम है, उनका रोम रोम जो है वो रोमांचित है, वो उत्साहित है, यानी कि अभी वो यहाँ पर होकर पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन उनका पूरा का पूरा तन मन सब जो है उस पतंग के साथ आसमान में उड़ रहा है, उस पतंग के साथ जो है वहां पर उड़ रहा है और बिल्कुल आनंद वो ले रहे हैं उस चीज का। तो इसीलिए कहा है कि पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, रंध्रों यानी कि अपने रोम रोम से वो पतंग के साथ उड़ रहे हैं, अपने तन अपने मन के साथ वो पतंग के साथ उड़ रहे हैं, यानी कि उनका ध्यान जो है पूरी तरह से पतंग पर केंद्रित है। तो इस तरह की पतंगे आपने देखी होंगी कि मार्केट में जो है आजकल नई नई तरह की पतंगे आती है और बच्चों को लुभाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना काफी सारा जो पार्ट है वो क्लियर कर लिया है
तो थोड़ा सा यहाँ पर है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले कि अगर वे कभी गिरते भी हैं छतों के खतरनाक किनारों से। देखिए कभी कभी हो जाता है, कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार बच्चे जो है जो बिना रेलिंग की छत होती है, आपने सुना होगा कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई बार दौड़ते वक्त वो पानी के गड्ढों में गिर जाते हैं, कई बार जो है छत से गिर जाते हैं, तो इस तरह की अनहोनियां कई बार हो जाती हैं। तो अगर वे गिरते भी हैं कभी छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर, और कभी मान लो वो गिर गए छत से और गिरने से वो बच गए, तो वो और भी निडर हो जाते हैं, निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी कि पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो हमारी कविता है पतंग, उसको हमने काफी अच्छे से पढ़ लिया है और काफी अच्छे से इसकी भावार्थ को क्लियर करने का मैंने प्रयास किया। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, बोध गया संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी काफी सारी चीजें हैं इस कविता में जो हमने पढ़नी है, समझनी है, घर पर जाकर रिवाइज करें, कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।